ईरान ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस बार नाम दिया गया है ऑपरेशन का खत्म अल तूफान। यानी ये जो तूफान उठाया है इजराइल और अमेरिका ने, इसको पूरी तरह से खत्म होने तक यह ऑपरेशन चलता रहेगा। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब कोई रेड लाइन नहीं है, अब कोई बंदिश नहीं है कि कहां हमला करेंगे और कहां हमला नहीं करेंगे। जो जो अमेरिका को सपोर्ट करेगा, जहां जहां से अमेरिका को सपोर्ट होगा वहां वहां हमला होगा। और यह सिर्फ बातें नहीं है, हमला शुरू हो चुका है। बहरीन में हमला हुआ है, जहां US-55 की फ्लीट पर हमले की बात है, उसके वीडियोज आए हैं, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हमला टारगेट पर पहुंचा है, अमेरिकी एयर डिफेंस इसको रोक नहीं पाया है। दूसरा हमला अबू धाबी में हुआ है, यानी कि यूएई में। आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सपोर्टर अगर कोई इजराइल और अमेरिका का है तो वो यूएई है। तो यूएई के अबू धाबी में अमेरिकन बेस पर हमला हुआ है। तीसरा हमला कतर में हुआ है, कतर में भी जो अल उदैद बेस है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ है। जॉर्डन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जॉर्डन पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है। ईरान से जो मिसाइल जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, एक आध मिसाइल्स को रोकने में कामयाब भी हुआ है। तो अब बस आप ये मान के चलिए कि जॉर्डन के एयरबेस पर भी कभी भी हमला हो सकता है। और यह हमला सिर्फ मिडिल ईस्ट की अरब कंट्रीज तक नहीं है, यह हमला पहुंचा है इजराइल तक। हाइफा में हमले हुए हैं, हाइफा में साफ साफ दिखाई दिया है कि धुआं उठ रहा है। अब हाइफा की रिफाइनरी में आग लगी है या कहीं और यह आग लगी है, यह तो बाद में देखा जाएगा। तेल अवीव के अंदर इंपैक्ट हुआ है, तेल अवीव में भी मिसाइलें पहुंची हैं। देखिए, पिछली बार जब ईरान के साथ धोखा हुआ ना, तो डिप्लोमेटिक बातचीत चल रही थी और ईरान यह मान के बैठा हुआ था कि अभी इस वक्त तो कम से कम इजराइल हमला नहीं करेगा। तो रात के अंधेरे में जब हमला हुआ तो यह ईरान के लिए सरप्राइज था और इसीलिए उसके इतने सारे इंपॉर्टेंट लोग मारे गए और जवाब देने में ईरान को काफी वक्त लग गया। इस बार कोई सरप्राइज नहीं है। इस बार ईरान बहुत कायदे से जानता था कि यह सब धोखा चल रहा है, डिप्लोमेसी एक धोखा है और डोनाल्ड ट्रंप जैसे झूठे आदमी पर और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे धोखेबाज आदमी पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस बार ईरान तैयार था, पूरी तरह से ईरान तैयार था और बस पहला हमला ईरान को नहीं करना था। वो अपने सर पर यह तोहमत नहीं लेना चाहता था कि ईरान ने हमला किया, ईरान ने मिडिल ईस्ट को जंग में झोंक दिया। ईरान पहले दिन से कह रहा था कि लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और 4 जगहों पर बम गिराएंगे और निकल लेंगे और हम कहेंगे ठीक है चलो फिर समझौता कर लेते ना। लिमिटेड स्ट्राइक जैसी कोई चीज नहीं होगी। अगर एक बम भी गिरा ईरान के ऊपर तो ईरान पलट के सारे हमले करेगा, वो भी करेगा जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। और साथ में ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इस बार वो सारे अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाएगा, इजराइल को निशाना बनाएगा, कोई रेड लाइन नहीं होगी। और वही चीज अब ईरान कर रहा है, लगातार अमेरिकन बेसेस को निशाना बना रहा है। आप सोचिए, कुछ दिन पहले ग्रेटर इजराइल की बात कर रहा था हक्काबी और उसने कहा था कि जॉर्डन को अगर इजराइल अपने अंदर मिला ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जॉर्डन का बेशर्म शाह इजराइल के साथ खड़े होकर ईरान का मुकाबला कर रहा है। ये अरब मुल्क अपनी और किसी और की इज्जत क्या बताएंगे। खैर, और ईरान के हमले के साथ ही मैंने आपसे कहा था कि ईरान हमला करेगा तो अगल बगल के जो ईरान के सहयोगी हैं वो भी हमला करेंगे और इसकी शुरुआत कर दी है हूथी ने। रेड सी ब्लॉक कर दिया गया है, बाब अल मंदाब पूरी तरह से ब्लॉक है और अब वहां से जहाजें नहीं आएंगी और अगर जहाजें आएंगी तो वो हूथी के निशाने पर होंगी। हूथी ने बयान जारी किया कि हमें आदेश मिल चुका है और इस जंग में हम शामिल हैं और उसके बाद इजराइल के ऊपर मिसाइलें फेंकनी शुरू कर दी। तो यमन शामिल हो गया है इस जंग में। देर सवेर जो बाकी भी मिलिशिया है ईरान समर्थन वाली, वो भी इस जंग में शामिल होगी। अबू धाबी पे गिर गया मिसाइल, बहरीन पर गिर गया, कतर पर गिर गया, जॉर्डन पर अब गिरा कि तब गिरा। तो यह समझ लीजिए कि ईरान ने जो कहा था कि यह जंग कोई छोटी जंग नहीं रहेगी, यह पूरे इलाके की जंग बन के बहरेगी, वो होना शुरू हो गया। पूरे इलाके में इस जंग का फैलना तय है। लेकिन सबसे ज्यादा निशाना कहीं लगने हैं तो वो निशाने लगने हैं इजराइल के अंदर। देखिए, इजराइल और ईरान में क्या फर्क है इसको आप समझिए। जब सायरन बजा और इजराइल में अभी यह अंदेशा था कि ईरानी मिसाइलें आएंगी तो लोग भाग भाग के बंकर में छुपने लगे और वहां से रोना गाना शुरू करने लगे कि हम पे हमला हो रहा है, जबकि पहला हमला किया है इजराइल ने। और ईरान से वीडियो क्या आता है कि बच्चे सड़क पर निकले और नारे लगाने लगे खुशी से।
यह फर्क है। एक तरफ एक ऐसी जनता है जिसने कभी कोई दर्द नहीं झेला है, जिसको अमेरिका और ब्रिटेन के सपोर्ट से फलस्तीनियों को लूटने की आदत है। फलस्तीनियों के खिलाफ यह हिंसा करते हैं और इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आर्मी और पुलिस इनके साथ खड़ी होती है। दूसरी तरफ ईरान है, 2500 साल के इतिहास वाला, जिसने जाने कितनी जंगें देखी हैं, जाने कितनी परेशानियां देखी हैं, जाने कितनी दिक्कतें देखी हैं, और जहां शहादत को एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां शहीद होने से लोग डरते नहीं। अब इजराइल की और अमेरिका की पूरी कोशिश क्या होगी? कोशिश यह होगी कि ईरान के अंदर से विद्रोह हो। आपको मैंने बताया था कि सीआईए ने बाकायदा पर्शियन में, फारसी में ट्वीट किया था कि नीचे हमने तरीका बताया है, आप सीआईए से जुड़ सकते हो। आज एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजा गया जिससे जुड़ के आप अमेरिका की मदद कर सकते हो। अमेरिका जो कुछ कहेगा वो आप कर सकते हो। ये सारी कोशिशें इसलिए हैं कि ईरान के अंदर एक बार फिर से बलवा शुरू हो, और उसी पर सारी उम्मीद ट्रंप की टिकी हुई है। ट्रंप की आर्मी ने या ट्रंप को 3 बातों का भरोसा दिलाया गया है। पहली बात यह कि यह जंग लंबी नहीं चलेगी, एक आध हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, ईरान हार मान लेगा। दूसरा भरोसा यह दिलाया गया है कि शुरुआत में इजराइल पर जो मिसाइलें बरसेंगी, इजराइल उसको बर्दाश्त कर लेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। और तीसरा भरोसा यह दिलाया गया है कि अंदर से विद्रोह हो जाएगा, और ईरान की जनता विद्रोह जब कर देगी तो सरकार पलट जाएगी। देखिए, मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, हफ्ते 2 हफ्ते में यह जंग नहीं खत्म होने वाली है। रशिया से बयान आने शुरू हो गए हैं, चाइना से बयान आने शुरू हो गए हैं। यह जंग चलेगी लंबी। ईरान को हफ्ते 2 हफ्ते में हराने का ख्वाब अगर ट्रंप देख रहे हों तो उनके सारे हथियार मिलकर भी यह नहीं कर पाएंगे। यह मैं आपको बता चुका हूं कि चाइना और रशिया से बहुत एडवांस हथियार आ चुके हैं, और जैसे अमेरिका और इजराइल की आर्मी तैयार थी, ईरान की आर्मी भी तैयार थी, जिसका सबूत यह है कि हमले के घंटे 2 घंटे के भीतर ही पूरे मिडिल ईस्ट में मिसाइलें ईरान ने बरसानी शुरू कर दी हैं। इजराइल से नुकसान की खबरें सामने आनी शुरू हुई हैं और अमेरिकन बेसिस पर मिसाइलें गिर रही हैं। यूएई अलग बयान जारी कर रहा है, कतर अलग बयान जारी कर रहा है, बहरीन बयान जारी कर रहा है कि भाई जो अमेरिकन बेसिस पे लोग हैं वो इस नंबर पर फोन करें, यहां आकर छुप जाएं, फला करें, ढिमका करें। शायद इन मुल्कों को अपने लोगों की उतनी चिंता नहीं है जितना अमेरिकन की चिंता है, जो अपनी रूह तक बेच चुके हैं। उनके लिए क्या कहा जा सकता है? तो हफ्ते 2 हफ्ते में यह वार नहीं खत्म हो रहा। दूसरा, इजराइल शुरुआती सारे के सारे मिसाइल झेल लेगा और इजराइल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। शुरुआती की तो बात तब है जब हफ्ते 2 हफ्ते भर जंग चले, तो चलो 10-15 दिन में जितनी मिसाइलें आएंगी उनको आप झेल लोगे। लेकिन अगर यह जंग ही महीनों खिंचनी है तो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंस का खतरा पैदा होगा। और तीसरी बात, अंदर से विद्रोह का पहले फिर भी रेड लाइन थी, इसलिए लोग सड़क पर उतरे तो ईरान ने काफी जज्ब किया, लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी सब किया, आप हल्ला करते रहे, इतने हजार मरे, उतने हजार मरे। ईरान ने काफी बर्दाश्त किया। इस बार जंग के दौरान अगर कोई सड़क पर उतरेगा ईरान के खिलाफ, तो ईरान की गवर्नमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली है। गोलियां चलेंगी, मिसाइलें चलेंगी, तो किसी भी तरह के रिप्रेशन के लिए तैयार रहिए अगर ईरान में सड़कों पर कोई आता है तो। यह बिल्कुल क्लियर है। इन तीनों की कंडीशंस अगर फॉलो नहीं होती हैं, अगर जंग लंबी खिंचती है, जैसा मुझे लगता है कि जंग लंबी खिंचेगी, तो ट्रंप जिंदगी भर पछताएंगे कि कहां उन्होंने हाथ डाल दिया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क से तो उनको भागना पड़ा था। ईरान इतना बड़ा मुल्क है जहां जमीन पर पैर रखने की हिम्मत इजराइल नहीं कर पाएगा, और जमीन पर पैर रखे बिना सरकार बदलना तब तक असंभव है जब तक सरकार के अंदर ही आपको कुछ ऐसे धोखेबाज न मिल जाए जो कू कर दें। और अगर ऐसे गद्दार होते अमेरिका के पास तो यकीन जानिए अभी तक ईरान में सरकार पलट दी जाती। खामनेई को मारने की कितनी सारी साजिशें हुई हैं, ये सब हम जानते हैं, हम आपको रेगुलर बताते रहे। अभी जो खबर आ रही है, मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि ओमान को छोड़कर मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकन बेसेज हैं सब पर ईरान हमला कर चुका है। चूंकि ओमान मीडिएशन कर रहा था, इसलिए ओमान पर हमला नहीं किया गया है। इसके अलावा जितने बेसेज हैं, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, अबू धाबी हो गया, कुवैत हो गया, जॉर्डन हो गया, इन सब के एयर बेसेस पर ईरान ने हमला किया है, और इसके लिए वो पहले से तैयार था। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान में भी मजबूत कर दिया गया है, तो इजराइल से जो जहाज आएंगे वो भी बच के चले जाएं, या ईरान से जो मिसाइलें आएंगी सारी जमीन पर पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। आप जानते हैं बेहद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम चाइना और रशिया ने अवेलेबल कराया है ईरान को।
तो पक्की बात आप जानिए कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और लंबी लड़ाई में इजराइल के लिए तबाही बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। आईडीएफ ने लिखा आज, इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट। इजराइल को जिंदा रहने का हक है। अरे तुम्हारा जिंदा रहने का हक कैसा है जो लाखों लाख लोगों को मार के पूरा होता है? उस ट्वीट के नीचे आप देखिए, लोगों ने इतनी गालियां दी हैं कि अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसके कान से कीड़े झड़ जाएंगे। आज तुमको राइट ऑफ एग्जिस्ट है, किसी और को राइट ऑफ एग्जिस्ट नहीं है। तुम्हारे राइट ऑफ एग्जिस्ट के लिए क्या करें? सारे लोग गला दबा के अपना खुद मर जाएं या फिर समंदर में डूब के मर जाएं? क्या ईरान को राइट ऑफ एग्जिस्ट नहीं है? क्या फलस्तीनी लोगों को राइट ऑफ एग्जिस्ट नहीं है? क्या बाकी लोगों को राइट ऑफ एग्जिस्ट नहीं है? ये राइट ऑफ एग्जिस्ट के नाम पर जितनी जंगें इस दुनिया पर इजराइल ने थोपी हैं, उतनी तो किसी ने नहीं थोपी होंगी। और यही वजह है कि आज अमेरिका में भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि डज इजराइल हैज अ राइट टू एग्जिस्ट? क्या सच में इजराइल को बने रहने का अधिकार है? जो सर्वे हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, कल मैंने आपको बताया था, सर्वे आया था कि इजराइल के मुखालिफत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ट्रंप भले एप्स्टीन फाइल या किसी और दबाव में इजराइल के इशारों पर नाचने और गाने के लिए तैयार हो, लेकिन अमेरिका की जनता यह देख पा रही है कि जो पैसा उसके हिस्से में आना चाहिए था वो नाजायज जंगों पर जबरदस्ती बर्बाद किया जा रहा है। लगातार हमले किए जा रहे हैं और इजराइल के लोग मजे में हैं, अमेरिका के लोगों को मुश्किलात पैदा हो रही है। सारी दुनिया में जितने लोग इजराइल से नफरत करते हैं, उतने शायद किसी और मुल्क से नफरत नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पर शायद अमेरिका ही होगा। एक और बात को यहां पर आप ध्यान रखिए, मैं आपको अली लारिजानी का एक वक्तव्य याद दिलाता हूं। जब यह बवाल शुरू ही हो रहा था, जब तनातनी शुरू हो रही थी, तो अली लारिजानी ने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर एटॉमिक बम बना सकते हैं। और याद रखिएगा, रशिया के पास भी एटॉमिक बम है और चाइना के पास भी एटॉमिक बम है, यानी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। इस बार ईरान के अपने वजूद पर खतरा है। ईरान जानता है कि जरा सी कमजोरी रह गई तो इजराइल और अमेरिका मिलकर हमारा वजूद खत्म कर देंगे, हमें कई हिस्सों में बांट देंगे। अब आप सोच के देखिए कि अगर अली लारिजानी धमकी सिर्फ नहीं दे रहे थे और ईरान के पास मटेरियल है एटॉमिक बम बनाने का, यह लड़ाई 1 महीने खिंचती है और उस 1 महीने में ईरान अगर एटॉमिक बम बना लेता है, तब आप सोचिएगा क्या होता है। देखिए, मैं होता ईरान की जगह तो मैं तो अब तक एटॉमिक बम बना चुका होता। एटॉमिक बम होता तो इजराइल ये हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन ईरान का अपना फैसला है, उसमें मुझे कुछ क्यों कहना है। लेकिन इतनी तो पक्की बात है कि ट्रंप जो आकर बोल रहे हैं कि मिसाइल बनाने की जो उनकी पूरी फैसिलिटी है उसको हम जमींदोज कर देंगे, ओबिलिटरेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये बातें हैं। ये बातें कितनी सच होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा और ईरान अपनी पूरी ताकत लगा देगा। चाइना और रशिया सीधे जंग में भले ना आए, जिसकी उम्मीद मुझे नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि ईरान बर्बाद ना हो। और जो सबसे बड़ा डर है वो यही कि अगर यह जंग लंबी खिंची तो तीसरी आलमी जंग या 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो अमेरिका के वर्चस्व को भी पूरी तरह से खत्म कर सकती है। अमेरिका जिसकी इकानमी एकदम तबाहो बर्बाद है, जिसके डेटा आप देखिए, डेवलपमेंट के तो दावे कितने भी किए जाएं, जीडीपी के डेटा जो हैं उससे मैच नहीं करते। वो अरबों खरब खर्च करेगा और अगर उसके बाद भी ईरान को तबाह नहीं कर पाया, अगर उसके बाद भी ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं कर पाया, तो यह समझिए कि शायद ट्रंप ही अमेरिका के इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं और इधर बेंजामिन नेतन्याहू याद किए जाएं कि यह वो आदमी था जिसने इजराइल के वजूद को खत्म कर दिया। यह जंग इतनी आसान नहीं है, बेहद कॉम्प्लेक्स है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। ईरान ने जो कहा था वो करके दिखाया है। ईरान लगातार एक के बाद एक मिसाइलें फेंक रहा है। आप याद रखिए कि अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं उनको डुबोने का भी साजो सामान है ईरान के पास, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। तो ईरान इस बार बिना किसी रेड लाइन के, बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी ताकत झोंकने वाला है और उसके बाद जो तमाशा होगा वो सारी दुनिया देखेगी। जो तमाशा होगा वो सारी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। अपनी पूजा में, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में बस यही मनाइए कि किसी तरह से यह जंग रुक जाए, क्योंकि अगर यह जंग लंबी खिंची तो सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होने वाला है। रेड सी रोक दी है हूथी ने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज नहीं कल ईरान रोक देगा
मिडिल ईस्ट से जो यहां सामान आता है और यहां से जो मिडिल ईस्ट सामान जाता है वो आना जाना बंद हो जाएगा। हाइफा का पोर्ट अगर बंद करना पड़ा इजराइल को तो उससे आगे का मामला होगा, और उसके बाद जो होगा वो एक ऐसा मंजर पेश करेगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि ईरान 4 हमलों से डर के बैठ जाएगा तो यह गलतफहमी उनको निकाल देनी चाहिए। जिस मुल्क में शहादत को एक वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता हो, वहां लोग आखिरी सांस तक, लहू की आखिरी बूंद तक अमेरिका, इजराइल और गद्दार अरब मुल्कों के खिलाफ लड़ते रहेंगे और बेहद मुश्किल पैदा करेंगे इन मुल्कों के लिए। इतना तो एकदम तय है। फिलहाल ये अपडेट्स हैं, जैसे जैसे और अपडेट आएंगी मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सिर्फ इसलिए कि आपको अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। बाकी अगली